नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं और ज़मीन खरीदने से पहले आप एग्रीमेंट कर रहे हैं सामने वाली पार्टी से, विक्रेता से, तो आप एग्रीमेंट किस तरह से तैयार करेंगे, एग्रीमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके अलावा आपको एग्रीमेंट किस तरीके से रजिस्टर कराना चाहिए। और अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है, पहले एग्रीमेंट कर लिया है और अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो आप किस तरीके से कोर्ट के थ्रू सामने वाली पार्टी में से विक्रेता से अपने पक्ष में उस ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने जो एग्रीमेंट किया है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट को हवाला दे करके आपका जो एग्रीमेंट है उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथ ही मेरे पास ज़मीन से जुड़े हुए अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल हैं। उन सभी सवालों का जो कंक्लूजन है वो यही है जो मैंने आपको बताया, 3-4 सवाल। इन्हीं में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और अगर से आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों हम देखते हैं कि एग्रीमेंट किस तरीके से हम करते हैं। आजकल एक प्रचलन में जो प्रक्रिया चल रही है, आजकल जो लोग फॉलो करते हैं, हमने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, आप क्रेता हैं और सामने वाली पार्टी से आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख रुपए हो और जो विक्रेता है वो आपसे कहे कि आप एक काम करिए, 10 लाख रुपए मुझे आप एडवांस दे दीजिए, बाकी का 20 लाख रुपए आप मुझे जिस दिन देंगे उस दिन मैं रजिस्ट्री आपके नाम करा दूंगा। कई बार हम सामने वाली पार्टी की बात में भरोसा करके या फिर हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हमें लगता है कि ऐसी कीमती जमीन हमें कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए हम जमीन सामने वाली पार्टी को आज ही एडवांस पेमेंट कर देते हैं और 20 लाख रुपये जब भी होगा तो हम सामने वाली पार्टी को पे करके जमीन को रजिस्ट्री अपने नाम करा देंगे। ऐसा लोग करते हैं, लेकिन कई बार हम कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, उस चक्कर में हमें बहुत जो है नुकसान हो जाता है। अब हमें नुकसान किस तरह से होता है, हमने जल्दबाजी में 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया विक्रेता को और उसके बाद जब हम 20 लाख रुपए लेकर के और तैयार बैठे हैं कि हम सामने वाली पार्टी को दें और तो हमारे यहाँ रजिस्ट्री करा दे, तो हम उनसे जब फ़ोन कर रहे हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सूचना पत्र दे रहे हैं, उसके बाद भी सामने वाली पार्टी का विक्रेता का कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब आपके पास न तो आपने कोई एग्रीमेंट किया है, न तो आपने कोई ऐसा कोई कागज़ है, आपके पास कोई प्रूफ है कि आप कोर्ट में साबित कर पाए हैं, तो अंततः कई बार होता है कि आपको कोर्ट में आपका जो मुकदमा है वो आपको हारना पड़ता है और आपके जो 10 लाख रुपए हैं वो डूब जाते हैं। इन सब उलझनों से बचने के लिए जो तरीका है कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं और आप कुछ पैसा एडवांस में कर रहे हैं तो आप एग्रीमेंट ज़रूर करें। और साथ ही एग्रीमेंट भी आपको सामान्यतः एग्रीमेंट नहीं करना, उस एग्रीमेंट को करने से पहले आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहले तो अगर आप दो लोगों के बीच जिनके बीच एग्रीमेंट हो रहा है, उन दोनों का विस्तृत, उनका जो पूरा नाम है, उनके पिता का नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर और अगर आधार कार्ड हो तो और भी बेहतर है कि आप उन चीज़ों का जिक्र करें वहाँ पे। उससे पुख्ता हो जाएगा कि हाँ आपने एक सही व्यक्ति से एग्रीमेंट किया है। दूसरा साथियों कि आप जिस जमीन का एग्रीमेंट कर रहे हैं उस जमीन का संपूर्ण विवरण होना चाहिए। उस जमीन का खसरा नंबर क्या है, उस जमीन का पटवारी हल का नंबर क्या है, उसका राजस्व हल का नंबर क्या है, विकास खंड नंबर क्या है, किस क्षेत्र में आ रही है, किस जिले में आ रही है, उसका जिक्र करें। और आपका जो खसरा नंबर है उस खसरा नंबर का कौन सा भाग वो बेचना चाह रहे हैं, कितना भाग बेचना चाह रहे हैं, उस बात का भी जिक्र करें आप वहाँ पर। इसके अलावा जो जमीन है उस जमीन की चारों दिशाओं में क्या क्या स्थित है, जिसको हम कानून की भाषा में हर स्टेट में लगा वर्ड यूज करते हैं। जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ उसको चौहद्दी कहा जाता है, तो उसके पूरब में क्या स्थित है, प्लॉट है, जमीन है, रोड है, पश्चिम दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है, इस बात का भी जिक्र करें। इसका फायदा आपको ये होगा कि कल को सामने वाली पार्टी ऐसा ना हो कि आप उन्होंने बताया कि जमीन हम फ्रंट की बेच रहे हैं और आपको दे दें बैक साइड की जमीन, तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। और इसके अलावा साथियों और भी आपको जिस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस दिनांक को एग्रीमेंट कर रहे हैं और उस दिनांक को आप जो पैसा पे कर रहे हैं वो किस माध्यम से दे रहे हैं। आप चेक दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, डीडी दे रहे हैं, आप किस माध्यम से पैसा दे रहे हैं उनको, इस बात का जिक्र जरूर करें। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोशिश करें कि आप या तो डीडी के माध्यम से या फिर आप चेक के माध्यम से पेमेंट करें, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। भविष्य में आपके लिए एक एविडेंस रहेगा, साक्ष्य रहेगा। इसके बाद साथियों कई बार हम गलती कर देते हैं कि हम उसमें लिखते हैं कि जब भी मैं पैसा दूंगा आपको बचा हुआ 20 लाख रुपये तब आप मेरे नाम रजिस्ट्री करा देंगे। आप इस तरह की गलती ना करें। आप वहाँ पे एक टाइमलाइन जरूर लिखें कि इतने दिनों के अंदर मैं आपको जब पैसा दूंगा तो आप रजिस्ट्री करा देंगे, इतने दिन मेरे पैसा देने के इतने दिनों के अंदर आप रजिस्ट्री करा देंगे।
इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अगर मान लीजिए कि आपने सामने वाली पार्टी को पैसा देने का तैयार है, लेकिन अगर उसके बावजूद वो नहीं आ रहा है, तो आपके पास जो हमारे जो लिमिटेशन एक्ट में जो परिसीमा बताई गई है कि आपके पास 3 साल तक का टाइम रहता है उसके खिलाफ केस फाइल करने के लिए, कि वो जो हमारे क्रेता और विक्रेता की जो एग्रीमेंट हुआ है उसका पालन करे। तो आपका जो टाइमलाइन है, आपका जो कॉज ऑफ एक्शन तब से अराइज होगा जिस दिन से कि सामने वाली पार्टी आपको नामंजूर करती है, आपको डिनाई करती है, आपको गुमराह करती है। उस दिन से आप समझ सकते हैं कि आज से 3 साल तक के अंदर आपको कोर्ट में केस प्रस्तुत करना होगा कि कोर्ट ऐसा आदेश करे कि विक्रेता 20 लाख रुपए और ले और जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम कराए। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आप कम से कम 2 गवाह जरूर रखें कि जिनके सामने आप ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी बात यह है कि आप इस एग्रीमेंट को नोटराइज और स्टाम्प पे जरूर, जितनी ज़्यादा आपकी कीमत होगी और आप उसके हिसाब से उसकी स्टाम्प ड्यूटी जरूर पे करें, और प्रयास करें कि अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में करा सकते हैं तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप जब एग्रीमेंट तैयार करेंगे तो इन बातों को जरूर फॉलो करेंगे। अब साथियों, इसके बाद लोगों को जो सवाल है कि ये रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है। साथियों, हमारा जो रजिस्ट्रेशन, अगर जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसकी जो प्रक्रिया है वो हर स्टेट में अलग अलग है। एक्चुअली ये जो एक्ट होते हैं इसमें कुछ स्टेट अमेंडमेंट करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसके सेक्शन 17 में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें ऐसा बताया गया है कि हर दस्तावेज की रजिस्ट्री करानी होगी यदि वह स्थावर संपत्ति के विक्रय की किसी संविदा के प्रवर्तन या उसे प्रभावित करने में तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये है कि हर उस दस्तावेज जो भी आपके पास है, अगर वो किसी प्रॉपर्टी को लेकर जुड़ा हुआ है, उसके ट्रांजेक्शन को लेकर जुड़ा हुआ है, तो आपको उसकी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। अब साथियों, रजिस्ट्रेशन एक्ट से जुड़ा हुआ ही जो सेक्शन 49 है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर आप दस्तावेज को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, उसका क्या नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो साथियों, इसका जो पहला पॉइंट है कि उसमें समाविष्ट किसी भी स्थावर संपत्ति पर प्रभाव ना डालेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया तो जिस भी प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है एग्रीमेंट में उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उस एग्रीमेंट की वजह से। दूसरा जो इसमें जो पॉइंट है साथियों कि दत्तक ग्रहण की कोई भी शक्ति प्रदान ना करेगी। अगर मान लीजिए कि आप किसी को दान करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई दान पत्र तैयार कर रहे हैं, अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो सामने जो जिसको आप दान कर रहे हैं उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा कि आपकी संपत्ति वो ले ले। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है साथियों कि ऐसी संपत्ति का प्रभाव डालने वाले, ऐसी शक्ति को प्रदत्त करने वाले किसी साक्ष्य के संव्यवहार के रूप में ना ली जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो आपका जो दस्तावेज है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो उसे कोर्ट में हो सकता है कि एडमिट ना किया जाए, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगी। मतलब कि साक्ष्य कह सकते हैं कि आप प्रूफ के रूप में, सबूत के रूप में कोर्ट में स्वीकार नहीं की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कितना ज़रूरी है उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराना। अगर आपने एग्रीमेंट इस तरह से किया है तो भले ही आप सामने वाली पार्टी को 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे रहे हो, लेकिन आप उसका एग्रीमेंट जरूर करें। अब इसके बाद साथियों एक सवाल और था कि अगर मान लीजिए कि आपने जो एग्रीमेंट किया है इस संविदा के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि आपको मैं इतना पैसा दूंगा फिर आप रजिस्ट्री करा देंगे, अगर मान लीजिए कि आपने इसको रजिस्टर्ड नहीं कराया है, अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं या फिर आपको जानकारी नहीं है और अब ऐसा हो रहा है कि सामने वाली पार्टी आपको डिनाई कर रही है, तो लोगों का सवाल होता है कि तो भी क्या जो हमारा एग्रीमेंट है वो कोर्ट में वैलिड होगा, क्या साक्ष्य के रूप में उसको स्वीकार किया जाएगा। तो साथियों इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये एस कालादेवी विरुद्ध VR सोमदुरम एवं अन्य के नाम से ही 2015 का जजमेंट है। साथियों इसमें ऐसा बताया गया है कि ऐसा दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, यदि रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है तब भी उसे संविदा के निर्दिष्ट पालन के बाद में संविदा के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य किया जा सकेगा। इसका सामान्य भाषा में मतलब आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कि कोई दस्तावेज है जिसका कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया है, लेकिन अब आप सामने वाली पार्टी चाहते हैं कि जो आपके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका वो पालन करे, तो जहां कॉन्ट्रैक्ट के पालन की बात आती है, संविदा के पालन की बात आती है, वहां पे इस तरह का जो दस्तावेज भले ही अनरजिस्टर्ड है उसको साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।
ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये कई बार कोर्ट अगर आप इस तरह की दलील नहीं देते हैं तो कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। तो आप इस जजमेंट को ज़रूर देखें और इसको ज़रूर प्रस्तुत करें अगर आपके साथ इस तरह की का इंसिडेंट हो रहा है तो। अब साथियों, जो कोर्ट केस करने की बात है कि तो अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है, जिस दिन से सामने वाली पार्टी डिनाई करती है, हाँ, उस बात को आपको इसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आप सामने वाली पार्टी को पैसा देने के लिए तैयार थे। ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? पहला तरीका तो ये है कि आप के पास जब भी पैसा हो जाए, अगर सामने वाली पार्टी फोन ना उठाए तो आप उसको एडवोकेट के जरिए उसको आप लीगल नोटिस भेजें। और अगर लीगल नोटिस आप एक बार भेजें, 2 बार भेजें, 3 बार भेजें, अगर उसके बाद भी सामने वाली पार्टी उसका पालन नहीं करती है तो उसके बाद जिस दिनांक को आपने उस एग्रीमेंट में जिक्र किया है कि इस दिनांक को हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित रहेंगे, उस दिन आप रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होकर के अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि हाँ, आपने सामने वाली पार्टी को बुलाया लेकिन सामने वाली पार्टी नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपके पास एक सबूत हो जाएगा कि आप वास्तव में जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसके पालन के लिए आप तो तैयार थे, मीन्स क्रेता तो तैयार था पैसा देने के लिए, लेकिन जो विक्रेता है उसी के मन में कुछ ना कुछ ऐसा था कि वही संविदा का पालन नहीं करना चाहता है, वही आपको जमीन नहीं देना चाहता है, वही आपको आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से आपके साथ धोखा कर रहा है, ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं आप। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं तो आपको उनका जवाब मिल गया होगा। और अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप के जरिए आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं प्रयास करूँगा कि उस पर आपको वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब दे दिया जाए। धन्यवाद सर।